नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में आयकर और लोकायुक्त के छापों के बाद सियासी बवाल मच गया है। छापे पिछले कई दिनों से लगातार चल रहे हैं, लेकिन भोपाल के पास जंगल में एक कार में मिले सोने और करोड़ों के कैश के बाद इसका कनेक्शन तेजी से फैलने लगा। पूरा पैसा आरटीओ के एक रिटायर्ड आरक्षक सौरभ शर्मा का निकला। सौरभ शर्मा के घर से भी भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, चल अचल संपत्तियों के कागजात निकले। खास बात, अनुकंपा से नौकरी पाए सौरभ ने 7 साल बाद ही वीआरएस ले लिया था, यानी महज 7 साल में करोड़पति, बल्कि कुछ लोग उसे अरबपति तक कह रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि उसके पास से एक डायरी मिली है जिसमें 100 करोड़ रुपए का हर साल का हिसाब है कि ये 100 करोड़ रुपए किस किस के पास पहुंचाए जाते थे। अब इसके पास मिली अकूत संपत्ति के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पूरे मामले की सीबीआई और ईडी की जांच की मांग कर रही है। उधर पूरे मामले में कांग्रेस ने पूर्व और मौजूदा परिवहन मंत्री के साथ ही पूर्व मुख्य सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि एक दूसरा मामला छापों को लेकर के है जो आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। उसके बाद कुछ खास बिल्डर्स पर और प्रमोटर्स पर आयकर विभाग का शिकंजा कसा तो पता चला कि जिन इलाकों में भोपाल में जमीन जो थी वो कौड़ियों के दाम थी, उसे करोड़ों के दाम का कैसा बनाया जा रहा था। पैसों की बंदर बाट, ब्लैक को व्हाइट करने का पूरा सिस्टम इन बिल्डर और भूमाफियाओं ने खड़ा कर रखा था। साफ बात यह है कि सबसे ज्यादा उपकृत वो राजनेताओं को और वरिष्ठ अधिकारियों को कर रहे थे। इस पूरे मामले में यह भी देखा गया कि कैसे नियमों को बदलकर कई बार नेताओं को, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया। अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत की जमीन इस इलाके में है, लेकिन उन्हें यहां पर निर्माण नहीं करने दिया गया, यह कहकर कि आप यहां निर्माण नहीं कर सकते, और उसके बाद कुछ अधिकारियों को इसकी परमिशन दे दी जाती है। आप सोचिए कि अमिताभ बच्चन से ज्यादा रसूख वो अधिकारी उस क्षेत्र में रख रहे थे। सहारा की बात करें तो सहारा की 200 करोड़ की जमीन महज 50 करोड़ में बेचने के मामले में भी अब आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। इस जमीन को खरीदने वाली कंपनी का मालिकाना हक बीजेपी विधायक संजय पाठक के परिजनों के पास का बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है। कांग्रेस ने इस घोटाले को लेकर प्रदर्शन भी किया। वहीं सीएम मोहन यादव ने साफ किया है कि कोई कहीं भी घोटाला कर रहा है, किसी भी स्तर पर घोटाला कर रहा है, हम सबके खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे। और मोहन यादव सरकार में जिस तरह से एक के बाद एक बड़ी मछलियां जो हैं अब वो शिकंजे में आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि अब शायद सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह एक्शन में हैं और बीजेपी के कई पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद और आईएएस अधिकारी टेंशन में हैं। इसी पर करते हैं आज आपकी बात। कांग्रेस ने पूर्व परिवहन मंत्री पर आरोप लगाते लगाते सिंधिया को भी निशाने पर ले लिया। दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि सिंधिया ने दबाव बना करके गोविंद सिंह राजपूत को तत्कालीन परिवहन मंत्री बनाया था और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान सौरभ शर्मा ने 7 साल में अकूत संपत्ति इकट्ठा की है। क्या कहा है उन्होंने, हेमंत कटारे ने कैसे संजय पाठक और बाकी लोगों पर निशाना साधा है, सुनिए। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। देखिए, सिस्टम में दो सौरभ शर्मा, एक का सच सामने आ गया है, परंतु बचा हुआ उसका सच छुपाने के लिए वो दुबई पहुंच गया, उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। और पूरी व्यवस्था के इर्द गिर्द एक सौरभ शर्मा और है, अभी तक उसका कोई सच सामने नहीं आया है। साथ ही में ये पूरी इनकम टैक्स रेड जो हुई है, चाहे राजेश शर्मा हो, ये सब चीज़ों का जो पैसा है, इन सब चीज़ के सरगना है पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस। और मैंने उसके संबंध में तथ्य, उनकी कुछ रजिस्ट्रियाँ और ज्वाइंट वेंचर के कागज भोपाल मास्टर प्लान से कैसे छेड़छाड़ हुई है, वो सारे संपूर्ण तथ्य मैंने आपको उपलब्ध भी करवा दिए हैं कागज के तौर पर। और आने वाले वक्त में इकबाल सिंह बैस के संरक्षण में और जो बड़े घोटाले हुए, चाहे वो इंदौर में हो चाहे भोपाल में हो, वो सारे बड़े घोटाले एक बार तथ्य मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं आपके सामने रखूंगा। वहीं इस पूरे मामले पर जब तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके विभाग में, किसी एक सरकारी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसी ने मेरा नाम नहीं लिया है। सुनिए उनका बयान। आपने सपोर्ट किया, आप पे एलिगेशन लग रहा है, बोल रहे कहा जा रहा है, नाम लिया है श्रीमान जी
किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया ये जांच का प्रश्न है, मुझे इससे क्या लेना देना। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का साफ कहना है कि कोई भी करप्शन कर रहा है, वो किसी भी पद पर हो, कितना भी बड़ा हो, किसी को नहीं बख्शेंगे। और अभी तक जिस तरह से बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि चाहे लोकायुक्त हो, चाहे ईडी हो या दूसरे विभाग हो, तमाम लगे हुए हैं कि कैसे भी मध्य प्रदेश में काले धन के कुबेरों की सफाई करनी है। और इसको लेकर सीएम मोहन यादव पूरी तरह से वचनबद्ध नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कहा। मेरा तो इतना ही कहना है, हमारी सरकार ने हर हालत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नीतिगत लड़ाई जारी रखी है। और आपने देखा भी होगा, हमने पहले दिन से लगाकर आज तक चेक बैरियर भी हमने ही बंद किए थे। और किसी भी स्थिति में हर स्तर पे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपको लेकर के दिखा रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। आरटीओ का सिपाही कैसे बना करोड़पति, कौन कौन से वीवीआईपी की कृपा उस पर रही। भोपाल में अधिकारी मंत्री कैसे बन गए जमींदार, काली कमाई के कुबेरों का हो गया पर्दाफाश। 200 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में किसने ली, इनकम टैक्स की कार्रवाई से मची खलबली। एमपी में भ्रष्टाचारियों पर सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन, कई अधिकारियों, मंत्री, विधायकों की बढ़ी टेंशन। जी हां, जब सरकार स्वच्छता के बारे में सोच ले तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। खास मेहमानों का मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मृणाल पंत जी। बहुत स्वागत करूंगा मृणाल जी आपका हमारे इस खास शो में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ रही हैं। वंदना जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देशदीप सक्सेना जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मृणाल जी आपके पास आता हूं। मृणाल जी देखिए, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में पिछले 5-7 दिनों में जो कुछ घोटाले सामने आए हैं, जो कुछ धन कुबेरों को हम देख रहे हैं, वो वाकई में आंखें चौंधिया जा रही हैं उन्हें देखकर। एक आरक्षक, वो भी रिटायर्ड आरक्षक के पास से करोड़ों के सोने की सिल्लियां, चांदी की सिल्लियां, करोड़ों का कैश, ये सब मिल रहा है। कोई 50 करोड़ की जमीन, 200 करोड़ की जमीन को 50 करोड़ में खरीद ले रहा है। और कई अधिकारियों के लिए सरकार नियम बदल दे रही है, प्रशासन नियम बदल दे रहा है और वहां पर जमीनों की बंदरबांट हो रही है। कांग्रेस किस तरह से इस पूरे मामले को देखती है? 2 पक्ष हैं। एक तो ये कि कम से कम अब ये खुलासे तो हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये खुलासे इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हो रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, इसका मतलब सरकार की मंशा है कि हां, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जहां तक एक छोटे अधिकारी की बात है, जो परिवहन विभाग का छोटा कर्मचारी, अदना कर्मचारी था, वो केवल एक प्यादा मात्र है। ये समझ लेना कि ये प्यादे भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि अपनी आंखों में धूल झोंकने के समान होगा। इनके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। 150 करोड़ रुपए मिलना, सोने चांदी की सिल्लियां मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। और उससे ऊपर ये देखिए कि जिस तरह से कार्रवाई की गई, वो तो इनकम टैक्स के अधिकारी ने इसके दबिश डाल के इस मामले को उजागर कर दिया। अन्यथा सरकारों ने तो कोशिश की थी इसको दबाने की। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी को इस बात का जवाब देना होगा कि नियमों के विपरीत जाकर उन्होंने इस आरक्षक की सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति क्यों दी? क्योंकि सरकारी नियमों के हिसाब से जिस व्यक्ति का भाई पहले से सरकारी सेवा में होता है, वो अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं होता। क्यों शिवराज सिंह चौहान जी ने उस पर इतनी कृपा की? शिवराज सिंह चौहान जी को यह भी बताना पड़ेगा कि यह केवल 150 करोड़ की जप्ती नहीं है। प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए इस तरह से आरटीओ से लिए जा रहे हैं। उनके खुद पूर्व उनके केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने 5-5 चिट्ठियां लिखी, लेकिन यह परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार को बंद करने का काम शिवराज सिंह जी ने क्यों नहीं किया? तो शिवराज सिंह
सिंह जी के प्रक्षय में क्या ये सारा भ्रष्टाचार चल रहा था? उनको बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करती है, क्या वो परिवहन विभाग के इस पैसे से आता था? और क्या इसी भ्रष्टाचार का पुरस्कार देने के लिए मोदी जी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाया है? दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मोहन यादव जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। हम सबने देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है, अखबारों ने छापा है कि मोहन यादव जी की सरकार के पुलिस अधिकारियों ने इस गाड़ी को एस्कॉर्ट करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया। वर्तमान मुख्यमंत्री जी बताएं कि उनकी पुलिस इस गाड़ी को सुरक्षा देने का काम क्यों कर रही थी? वर्तमान मुख्यमंत्री जी बताएं कि उनका टीआई इनकम टैक्स को इस गाड़ी पे कार्रवाई करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा था? वर्तमान मुख्यमंत्री जी बताएं कि उनके थानेदार को यह लिख के क्यों देना पड़ा कि मैं इस कार्रवाई को आपको नहीं करने दूंगा? क्यों इनकम टैक्स को कार का कांच तोड़ के ये जब्ती करनी पड़ी? क्यों मोहन यादव जी इस कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहे थे? ये मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना पड़ेगा कि वो जो 7 पुलिसकर्मी इस गाड़ी की सुरक्षा कर रहे थे, क्या उसमें सीएम का सुरक्षा स्टाफ भी शामिल था? वो ये भ्रष्टाचार को रोकने का काम नहीं कर रहे हैं, इस पे लीपा मोती करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेके इसका इस्तीफा देना चाहिए। ये 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मोहन यादव जी की नाक के नीचे उनके संरक्षण में हो रहा है। इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्रियों का असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। ठीक है वंदना जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, बीजेपी की सरकार में हुआ ना, अब ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि एक शख्स जिसका बड़ा भाई सरकारी नौकरी में, उसे अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती है। और यहां ऐसे में हजारों केस जानता हूं, सैकड़ों तो जानता ही हूं, जो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, उन्हें नियम कानून दिखा करके गरीबों को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार कर देता है विभाग। अब ये पूरा का पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र लगता है और वो रिटायर हो जाता है शख्स। उसके बाद अभी भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी वंदना जी, मैं सुन पा रहा हूं अब आपको। नमस्कार अभिलाष जी, सबसे पहले तो बहुत दिनों बाद आपके साथ आज स्क्रीन साझा करना अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार से अभी मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, तो एक इस प्रश्न चिन्ह में एक प्रश्न चिन्ह ये भी लगता है कि कमलनाथ जी की सरकार भी उस बीच में रही थी। तो कमलनाथ जी की सरकार तो अगर ऐसा लगता था कि व्यक्ति गलत है तो उन्होंने निलंबन की प्रक्रिया क्यों नहीं चलाई? देखिए अभिलाष जी, अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है ये, और इस पर अगर हम राजनीति करने की बजाय ये देखें कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस प्रकार से प्रतिबद्धता के साथ इस पर कार्य कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य किया जाएगा और जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई भी सरकारी नुमाइंदा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये एक बहुत बड़ा स्कैम है अभिलाष जी। इस पर आपने पिछले 3 दिन में देखा कि कितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज इसमें काम कर रही। ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, इनकम टैक्स अपना काम कर ही रहा था, और उसके साथ साथ बीआरआई और कमेटी का भी गठन किया जा चुका है। फूड कमिश्नर के अंडर में 3 लोगों की कमेटी का गठन किया जा चुका है। तो ये दिखाता है और ये दर्शाता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से एक्शन वाले सीएम कहे जाते हैं, वो एक्शन वाले सीएम हैं भी। उन्होंने 30 दिन में कार्रवाई को इतनी जो गति प्रदान करी है, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी इस पर लीपापोती करने का कार्य नहीं कर रहे हैं, अपितु इसकी कार्यवाही को सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। अगर वो पारदर्शी तरीके से इस कार्रवाई को नहीं कर रहे होते तो बार बार मीडिया के सामने आकर इस विषय को नहीं उठाते। दूसरी चीज ये कि जब आप कहते हैं, जब कांग्रेस पार्टी ये घोटालों की बात करती है, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी पार्टी के गोलू अग्निहोत्री की दुबई में तक कंपनियां पाई गई हैं, उस पर भी कार्रवाई करने का कार्य किया गया है। जो भी ये गोलमोल करेगा, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 0 टॉलरेंस की सरकार है, और अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा स्कैम कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता के पैसे का गलत उपयोग कर रहा है, तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, सब पर कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उन्हें देंगे।
ठीक है, देशदीप सक्सेना जी आपके पास आता हूं। देशदीप सक्सेना जी, इसको कैसे देखें? ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ाना, क्या हम ये देखें कि ये इतना बड़ा घोटाला होता रहा? और ये एक नहीं है अकेला, उधर जमीनों को लेकर जो बंदरबाट हुई है जिसमें पूर्व मुख्य सचिव का नाम सामने आ रहा है, उनके लिए नियम बदल दिए गए। अमिताभ बच्चन को जिस बात को कह करके उन पर रोक लगा दी गई उनके निर्माण कार्य पर, वो बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों के लिए वो नियम बदल दिए गए। आप सोचिए कि क्या रसूख है। महानायक सदी का जो है वो बोना है उनके सामने भोपाल के अंदर। इसके अलावा बीजेपी के जो विधायक हैं संजय पाठक जी, उनके ऊपर भी एक 200 करोड़ की जमीन उनके परिवार के लोगों की द्वारा बनाई गई कंपनी को 50 करोड़ में बेचने का मामला भी बड़ा सुर्खियों में है। तो ये एक साथ इतनी चीजें उठना, ये क्या दिखाता है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ अब ऐतिहासिक जंग हो रही है मध्य प्रदेश में, या आपसी खींचतान का नतीजा है, या ये बोला जाए कि जांच एजेंसियों को अब फ्री हैंड मिल गया है तो चीजें खुल रही हैं? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल उठाए कि जांच एजेंसियों को क्या फ्री हैंड मिल गया है या भ्रष्टाचार चल रहा था। देखिए, कुल मिला के ये निहायत सनसनीखेज मामला है और 2-3 चीज़ें एक साथ हुई हैं। पहले कुछ बिल्डर्स के यहाँ छापा पड़ना, उनसे कुछ कागजात निकलना, फिर कुछ पूर्व चीफ सेक्रेटरी का नाम आना, फिर इतना सारा सोना निकलना भोपाल से लगे हुए गाँव में, और फिर आज दिग्विजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें एक पूर्व परिवहन मंत्री का नाम लिया गया। तो ये जो पूरा मामला है, जनता बड़े ध्यान से देख रही है इसको। देखिए, ये जो बाकी जो राजनीतिक मामले होते हैं उसमें शायद जनता को उतना इंटरेस्ट ना होता हो, लेकिन इस मामले में देश की किसी भी हिस्से में अगर आप किसी भी राज्य की बात करें, वहाँ के लोग इसको बड़े ध्यानपूर्वक फॉलो कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 52 किलो सोना निकला, एक इतना सारा कैश निकला, पहले चांदी निकली, फिर कैश निकला, फिर सोना निकला, फिर उसी गाड़ी में से कैश निकला। बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। मुख्यमंत्री जी ने हालांकि कहा है कि जीरो टॉलरेंस है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो भावना उनकी परिलक्षित होना चाहिए जब एजेंसीज जांच कर रही हैं, और पूरी चीज़ में पारदर्शिता दिखनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूर्व चीफ सेक्रेटरी का मामला है, एक प्रेजेंट मिनिस्टर का मामला है, उनका नाम सामने आया है। उन्होंने जो जवाब दिया है विधानसभा में, जब चल रही थी विधानसभा, तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया उन्होंने कि लाखों कर्मचारी काम करते हैं। एक तो लाखों कर्मचारी काम करते भी नहीं हैं, तो लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं और मुझे नहीं मालूम। तो ये पूरे जो मामले हैं, 2 मामले हैं, 3 मामले हैं, ये इनकी जांच होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। और देखिए, सिर्फ इसमें केवल करप्शन का मामला नहीं है, ये मुझे लगता है इसमें बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो अभी जो मंत्री जी हैं, जो पूर्व में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो सिंधिया जी के कैंप के हैं। आज दिग्विजय सिंह ने पूछा कि भाई हमारे पास, हम बताया लोगों को कि कैसे हमारे पास दबाव आता था कि इनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया जाए। इन्हीं मंत्री जी की, उन्हीं के ज़िले के भूपेंद्र सिंह जी से जो खींचतान चल रही है वो सर्वविदित है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करी है और ऐसा बताया जाता है कि दोनों को दिल्ली तलब भी किया गया है। तो इसमें बहुत सारी परतें हैं, और ये परत मुझे लगता है कि जांच एजेंसीज को बिल्कुल एक एक करके एक जो क्लैरिटी लानी पड़ेगी और जनता को बताना पड़ेगा कि क्या सही है, कौन इसमें इन्वॉल्व था, कौन इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने बोला है तो वो उनको ही एक्चुअली मीन्स इट कि जीरो टॉलरेंस मतलब जीरो टॉलरेंस, और जांच एजेंसी जब काम करेंगी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जल्दी होना चाहिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हमारे ऊपर कमलनाथ जी की सरकार के ऊपर दबाव था और सिंधिया जी दबाव डालकर गोविंद सिंह राजपूत को मनचाहे विभाग दिलाते थे। तो ये स्वीकारोक्ति नहीं है क्या कि आप भी सिंधिया जी के दबाव में मंत्री बनाते थे, और ये जानते हुए बनाते थे कि किस लिए बनाना है, वो क्या करेंगे मंत्री बन करके? तो जब आप करते थे तो वो दबाव था, और जब बीजेपी में हो गया तो वो भ्रष्टाचार में सीएम का कनेक्शन, सीएम की संलिप्तता हो गई। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? अभिलाष जी, दिग्विजय सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में ये भी कहा है
कि उस समय परिवहन की पोस्टिंग के लिए 4 लोगों का एक बोर्ड बना था कमलनाथ जी की सरकार में, और पारदर्शी तरीके से जो नाकों पे लोगों को बिठाया जाता था उसका निर्णय होता था, जिसका दस्तावेजीकरण होता था और जो सरकारी रिकॉर्ड में आज भी देखा जा सकता है। वो व्यवस्था हमारी सरकार जाने के तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी और परिवहन के नाकों की नीलामी शुरू हो गई, ठेके बंटने लगे। जो अधिकारी जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसको उतना बड़ा और महत्वपूर्ण नाका दिया जाएगा। ये दोनों पार्टियों की सरकारों की कार्यशैली का अंतर था और इस घटना के बाद तो ये प्रमाणित ही हो गया है ना। जो तत्कालीन सरकार थी मुख्यमंत्री जी की, शिवराज सिंह चौहान जी की, उसका जो मुख्य सचिव, जो सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तो एक शरीर दो आत्मा के समान या एक आत्मा दो शरीर के समान होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उनके जैसा व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर लोगों को उपकृत करने के लिए नियमों में कांट छांट परिवर्तन कर रहा है। एक तरह से एक भ्रष्ट व्यक्ति को जिस पे प्रमाणित आरोप लगे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जानते हुए मुख्य सचिव बनाया। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का आधार ही भ्रष्टाचार है। मोदी जी शायद अपनी ही सरकारों के लिए कहते थे कि राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी के लिए एटीएम बनी हुई हैं और इस घटना ने इस बात को प्रमाणित किया है। जब मुख्य सचिव स्तर का व्यक्ति इस तरह से भ्रष्टाचार करेगा तो भ्रष्टाचार की परत और उसकी संस्कृति निचले स्तर तक जाएगी। इसलिए यह साबित हुआ है कि मुख्य सचिव से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है जिसे मुख्यमंत्री का संरक्षण है और आज मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में निचले स्तर तक आम आदमी को भ्रष्टाचार से आमना सामना आर पार करना पड़ रहा है। कोई काम ऐसा नहीं है जहां पर पैसे दिए हुए काम नहीं होता हो। केवल परिवहन विभाग की बात नहीं है, राजस्व विभाग हो, पीएचई विभाग हो, बिजली विभाग हो, हर जगह पैसे की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में। मृणाल जी, तो हम ये मान लें मृणाल जी कि आपकी पार्टी में जब तक गोविंद सिंह राजपूत थे वो पूरी तरह सही थे, स्वच्छ थे, साफ थे, बीजेपी में आके करप्ट हो गए। आपकी पार्टी में जब तक संजय पाठक थे वो कोई गड़बड़ी नहीं करते थे, बीजेपी में आकर के गड़बड़ी करने लगे। इस तरह की बात आप लोग कहना चाह रहे हैं क्या? हमारी पार्टी में नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पर सरकार का, मुखिया का और पार्टी का नियंत्रण होता है। इस तरह से भ्रष्टाचार के शेर खुले नहीं घूमते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घूम रहे हैं। हमारी सरकार में जवाबदेहियां तय होती थी। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री 5-5 घंटे वल्लभ भवन में इसलिए नहीं बैठते थे, नीतियां बनाते थे और हर विभाग की क्या गतिविधि होती है इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के पास होती थी। वो 4000 झूठी घोषणाएं करने वाले भाषणवीर नहीं थे, वो नीतियों में, निर्णय प्रक्रिया में और उनके क्रियान्वयन में गंभीरता से शामिल थे। इसलिए कमलनाथ जी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को आज मध्य प्रदेश में लोग याद करते हैं। जहां तक व्यक्तियों की बात है, हम खुली चुनौती देते हैं कि सरकार इनकी तो जांच करे ही करे, हमारे कार्यकाल की भी जांच करे और जो भ्रष्ट पाए जाए उसको दोगुनी सजा दे। ठीक है, चलिए वंदना जी आपके पास आता हूं। वंदना जी, एक और मामला है, देखिए सहारा के निवेशकों से जुड़ा हुआ मामला है जिसके बारे में कहा गया कि वो 200 करोड़ की जमीन सेटिंग करके 50 करोड़ में एक कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई, बेच दी गई और वो जो कंपनी है वो बीजेपी के विधायक के परिजनों के नाम पर रजिस्टर्ड है और उनको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया गया। अब देखिए ये जो सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि ये बीजेपी के नेताओं, बीजेपी से जुड़े पूर्व अधिकारियों, पूर्व मुख्य सचिवों, ऐसे लोगों से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे जो शक की सुइयां हैं वो सीधे बीजेपी से जुड़े लोगों पर जाती है। तो क्या घर की सफाई होगी या इतना बड़ा प्रेशर तो नहीं आएगा ना वंदना जी की, क्योंकि इतने लोगों पर कैसे कार्रवाई कर लें एक साथ? अभिलाष जी, पहले तो मैं मृणाल जी की बातों का उत्तर दे दूं। पहले तो ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार में इनके मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में इसलिए बैठते थे क्योंकि वो नीतियां तय करते थे। तो वो नीतियां कितनी तय करते थे और कितना भ्रष्टाचार होता था ये सबको पता है। आपके मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के यहाँ से कितने करोड़ रुपए बरामद हुए थे ये भी सबको पता है। उनके भाई भतीजों के यहाँ से 280 करोड़ रुपए बरामद हुए थे ये भी सबको पता है। तो भ्रष्टाचार की बात कृपया करके कांग्रेस पार्टी और खास करके कमलनाथ जी तो बिल्कुल ना करें, जो एक दिन में हजारों ट्रांसफर कर देते हैं और खोजी कुत्तों का तक 2-2 बार तबादला कर दिया जाता है। दूसरी चीज ये कि जब आप माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी पर आक्षेप लगाते हैं तो आप देखिए कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनको फ्री हैंड देने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा है। और आप जो टोल टैक्स की बात करते हैं कि आपके जमाने में टोल टैक्स पर नीतियां बनाई जाती थी, हमने तो उस अगर वहां पे वसूली का धंधा चल रहा तो हमने तो उन्हें बंद करने का कार्य किया है। हमारे परिवहन
विभाग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने उसको हमेशा संज्ञान में लिया कि अगर ऐसी कोई चीज कहीं हो रही है, किसी भी स्टेट में हो रही है, तो उसको बंद किया जाए। अब सहारा पर आ जाते हैं तो देखिए अभिलाष जी, सहारा के विषय में माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि निवेशकों, सहारा की जो जमीन है, सहारा की जो संपत्ति है, उसे बेचकर निवेशकों का पैसा उन्हें वापस दिया जाएगा और इसीलिए निवेशकों को वापस करने के लिए वो संपत्ति बेची जा रही है। अगर उसमें भी कहीं पर कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है तो उसकी भी जांच होगी, हर बिंदु पर जांच होगी। और आप अभिलाष जी खुद देख रहे हैं कि 1 साल के हमारे एक्शन वाले मुख्यमंत्री कहलाए जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से हर बिंदु पर कार्य किया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के साथ साथ भ्रष्टाचार के जो कुबेर हैं उनके ऊपर भी जिस तरह से उन्होंने एक कंट्रोलिंग पॉइंट लगाया है, ये अपने आप में दर्शाता है मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में अब किसी भी प्रकार का माफिया, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारियों को पनपने नहीं देंगे और जनता का जो धन है वो कोई भी इस प्रकार से अगर उसकी उगाही करेगा तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। ठीक, इस तरह से अगर सेंसिटिविटी के साथ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की बात करे ना, 70 सालों में 2G, 3G, कोलगेट, जीजाजी, जितने स्कैम हो सकते थे सारे नेशनल लेवल के स्कैम इनकी पार्टी के नाम पर रजिस्टर्ड है। उनका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, उनका जस्टिफिकेशन दे दीजिए। कमलनाथ जी के जो ओएसडी के यहाँ से पैसा बरामद होता था, उनके भांजे रतुलपुरी के यहाँ से होता था, बहुत पुरानी बात हो गई। ठीक है वंदना जी, क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप पूरे 70 साल का क्लैरिफिकेशन दीजिए अगर हमसे मांगते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूं देशदीप सक्सेना जी आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। देशदीप सक्सेना जी, देखिए बहुत अच्छी शुरुआत तो इसको माना जाएगा कम से कम, क्योंकि एक ऐसा नहीं कि कोई एक एजेंसी जांच कर रही है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ईडी है, इनकम टैक्स है, लोकायुक्त है, तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। जाहिर सी बात है ये शायद यही सोच का परिणाम है कि अगर कोई एक आध जगह मैनेज करने की कोशिश भी करेगा तो ये मामला इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि अब इसे मैनेज कर पाना बहुत आसान तो कम से कम नहीं होगा जब तक कि केंद्रीय स्तर पर हस्तक्षेप ना हो। सीधे तौर पर मैं बात करूं तो क्या हम ये उम्मीद करें कि कुछ बड़ी मछलियों तक ये जांच की आंच पहुंच पाएगी? क्योंकि ऐसे कई खुलासे हमने होते देखे हैं, हजारों करोड़ के, देश में भी और प्रदेश में भी, और बाद में नतीजा 2-4 नीचे के लोगों पर कार्रवाई और सिफर रहता है और बाकी सब लोग बच करके निकल जाते हैं। अभी तो कई भोपाल के बड़े मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में, जिनके नाम को अभी शायद जांच एजेंसियां कुछ कुछ बचा छुपा करके बता रही हैं। तो कम से कम एक नोटशीट जारी करके या सरकार को इस पूरे एक व्हाइट पेपर लाकर शुरुआती जांच में किन किन के नाम सामने आए यही सामने रख दें तो एक ट्रांसपेरेंसी का जो है वो भरोसा जगेगा जनता में कि भाई चलिए सरकार ने इनिशिएट तो कर लिया है। देखिए, आपने अच्छी बात करी कि जनता में भरोसा, जनता ये देख रही है, बहुत बहुत बारीकी से देख रही है इस पूरे मुद्दे को। और आपने कहा कि बहुत सारी जांच एजेंसीज काम कर रही हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जब बहुत सारी जांच एजेंसीज काम कर रही हैं तो कुछ ना कुछ नतीजे पे पहुंचना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये एक, इसमें बहुत सारी परतें हैं और एक छोटा सा कर्मचारी सौरभ शर्मा या छोटे से बिल्डर्स ये काम नहीं कर सकते। आप देखिए दोनों मामलों में मिला के किस किस के नाम आ रहे हैं, एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी, एक पूर्व परिवहन मंत्री जो अभी भी मंत्री हैं, उनके पास दूसरा विभाग है। तो जब ये दो शामिल हैं तो इसका मतलब है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री तक जा सकती है। तो आपने सही कहा, बड़ी बड़ी मछलियां हैं और जनता बहुत ध्यान से देख रही है। हम सब ये आशा करते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस, या जो केंद्र सरकार है उसकी एजेंसीज भी हैं, तो हम ये भी आशा करते हैं कि छोटी मछलियां नहीं, जो बड़ी मछलियों के जिनके नाम आ रहे हैं इनमें से किसी पे क्या एक्शन होता है या कुछ और नए चेहरे सामने आते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स या कोई पॉलिटिशियंस या कोई एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो कुछ भी हो पारदर्शी तरीके से हो और दूध का दूध पानी का पानी प्रॉपर तरीके से हो, ये होना चाहिए। बिल्कुल, और अंग्रेजी में एक कहावत है, बेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत जो है वो अच्छे अंत का प्रतीक होती है। आधी लड़ाई तो हम अच्छी शुरुआत से ही जीत जाते हैं, पर अभी तक के हमारे अनुभव कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है इन ऐसी अच्छी और सच्ची लड़ाइयों को अंजाम तक पहुंचाना। कांग्रेस एक एक कर कई बड़े खुलासे कर रही है और जांच एजेंसियां भी कई क्षेत्रों में इसका दायरा बढ़ा रही हैं। अब उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश को लूटने वाले लोग, निवेशकों को लूटने वाले लोग और आरटीओ के नाम पर काली कमाई करने वाले, जमीनों की बंदर बांट करने वाले असल बड़े मगरमच्छों तक सरकार की और जांच एजेंसियों की कार्रवाई की जो है वो शिकंजा कस पाएगा। छोटी मछलियां तो हमेशा शिकार बनती हैं, बनती रहेंगी। बात कांस्टेबल की नहीं है, बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि कोई कांस्टेबल अकेला
हजारों करोड़ का घोटाला नहीं कर सकता, 100 करोड़ का लेन देन एक साल में नहीं कर सकता, डायरियों में जो नाम छिपे हैं क्या वो बाहर आएंगे और क्या उन पर कार्रवाई होगी, इस पर निगाह रहेगी। बहुत शुक्रिया वंदना त्रिपाठी जी, मृणाल पंत जी, देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।